हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, जैसा कि आपको रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल है। ये चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है एंड इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एंड यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ से ये सिर्फ ये 3 ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स दिलाएगा। कितने मार्क्स दिलाएगा? ये ग्राफ सिर्फ आपको अपने एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स दिलाने वाले, मतलब समझ सकते हो कि ये ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक है वो हम समझेंगे, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में सीबीएसई पूछता है चाहे जो हो जाए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बेसिक है, ये सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैथ एग्जाम में आपके क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपके मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में उठा लो, आप सैम्पल पेपर उठा लो, सब में आपके एज इट इज जैसे एनसीईआरटी में है उठा के आपके पीवाईक्यू में दे दिया गया है, मतलब आपके प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में दे दिया गया है। तो एनसीईआरटी आपके मैथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वो नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली, बिल्कुल नहीं। वो क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की 100% है, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। और अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, तो उस पे बेस्ड आपके कोई और क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप सभी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स को रिवाइज कर रहे हैं, मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। हो सके तो मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। अब यहाँ पे जो आपकी ग्राफिकल मेथड है उसको समझते हैं, आखिर इसमें है क्या। फर्स्ट आपका है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे बच्चों को याद हो, बस आप रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। मुझे ऐसा भरोसा है आप पे कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपका ग्राफ क्या बोल रहा है कि अगर आपका एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, कोई इक्वेशन है, ठीक है। एक आपका लाइन L1 है, एक आपका लाइन L2 है। अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते, क्या करते, इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं, तो एक आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? एक आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एंड ये जो लाइन्स है L1 एंड L2, ये जो आपके पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे L1 एंड L2, ये आपके कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है, समझ आ गया। अगर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। एक आपका लाइन L1 है, एक आपका लाइन L2 है। अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। एंड इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। अगर आपका लाइन L1 एंड L2 दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा? यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। एंड क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? जी हाँ, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ये ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल 0 होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों ग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये ग्राफिकल मेथड बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, तो प्लीज अच्छे से इसको समझ लो। हो सके कि आगे वहां पे 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, तो यहाँ से आपको मार्क्स एमसीक्यू में बनने वाले क्वेश्चन, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। और याद नहीं है तो आज के आज याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसका नो सॉल्यूशन कब होगा? ये दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब होगा? इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब आपका A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 का, नॉट इक्वल टू C1/C2 का होगा। तब आप समझ लेना कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। और ये जो लाइन से आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो पैरेलल है, मतलब एक लाइन में आपको ये सारा समझना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका ये इक्वेशन होगा एंड वो पैरेलल रहेगा। समझ आ गया? सिंपल सी बात है, जो मैंने ग्राफ में समझाया वही चीज यहाँ पे मैंने लिख के आपको समझा रही हूँ, बट यहाँ पे एक अलग से ये चीज आ गया,
ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, अब बाकी कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, कब, इफ अगर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का इक्वल होगा c1/c2 का, तब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और जो लाइंस होंगी वो आपकी कॉन्साइड लाइंस होंगी, मतलब आपस में लाइन कॉन्साइड करेंगे। थर्ड समझते हैं, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन कब होगा, जब इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब कि जो लाइन है वो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। तो आई होप कि क्लियर हो दोस्तों, और आप सभी ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। तो आई होप कि आप तक तो आपको ये रटा हुआ होगा नहीं है, 2 से 3 बार कॉपी में लिख लो, अभी का अभी याद हो जाएगा, कल पे इसको टालना नहीं, बिकॉज समय आपके पास है नहीं, ठीक है। और 2 बार कॉपी पे लिख लोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो चारों तरफ से फायदा आपका ही आपका है। तो अगर हो सके तो कॉपी पे 1-2 बार लिख लो, ताकि एग्जामिनेशन के प्रेशर में, मैथ्स के प्रेशर में आप इसको भूल ना जाओ, बिकॉज यहाँ से आपके 2 मार्क्स एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं, ग्राफ से भी यहाँ से भी। तो प्लीज ये मार्क्स अपने हाथ से मत गवाओ, बिकॉज इससे इजी एग्जामिनेशन में आपसे क्या ही पूछ सकता है, ठीक है। इजी वाले नंबर्स तो हम लेके रहेंगे, नंबर तोड़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, प्लीज एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज था दोस्तों वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में वहां पे बचने वाले, मतलब आपको मिलने वाले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इधर उधर क्वेश्चन नहीं करने, डायरेक्टली जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वही सब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है दोस्तों कि प्लीज आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एंड वहां पे आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वैसे वैसे पहले लिखेंगे एंड फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चों को नहीं आता उन्हें भी ये बात समझना होगा कि मैथ्स उतना टफ नहीं जितना आप समझते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे आप करो, वैसे वैसे आप लिखो। अब इसको सॉल्व करते समझना कि क्या समझ लो कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस दे रहा है 26, ठीक है। और बोल रहा है एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर का, तो दोनों नंबर आपके फाइंड करने हैं। अब दोनों नंबर का कुछ नाम आता पता तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। पहले तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी, एक को x मान लेंगे एंड दूसरे को एंड अदर बी y, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ही होगा। एक नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखेंगे एंड जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पहला नंबर है वो 3 गुना है दूसरे का, दूसरा नंबर आपका y है, ठीक है। वो क्या है 3 टाइम्स है, वो जो आपका फर्स्ट नंबर है उसका, फर्स्ट नंबर आपका x है, उसका क्या है 3 टाइम्स है। जैसे क्वेश्चन बोला हमने वही लिख दिया। जो आपका दूसरा नंबर है उसका 3 गुना आपका ये पहला नंबर है, बिल्कुल लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है जो y है वो x से बड़ा है, जो y है वो x से बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई, यहाँ पे y जो है वो x का 3 टाइम्स है, मतलब x अगर वहां पे 2 है तो y को आप 2 से 3 टाइम्स कर दोगे। मान लेते हैं यहाँ पे x आपका 2 है तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। तो x यहाँ पे 2 है तो y 6 आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि जो y है वो हमारा बड़ा है x से। अगर y x से बड़ा है तो कहने का मतलब कि दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है। तो अगर हम बड़े में से छोटे को हटाएंगे तभी तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना। 5 में से आप 4 को हटाओगे तभी तो 1 आएगा, 5 - 4 करोगे तभी तो 1 आएगा, या फिर आप 4 - 5 करोगे तो -1 आ जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे y जो है वो x से बड़ा है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वाई हम y - x = 26 लिखेंगे। समझ आ गया, ना कि x - y 26 लिखेंगे। क्लियर है, बिकॉज हमारा x छोटा है y बड़ा है। समझ आ गया। अब यही चीज हम उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, y - x क्या है 26 है। अब क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। y = इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो बिना इक्वेशन माने भी, चाहे तो आप मान भी सकते हो, ठीक है। बच्चे बहुत सारे ऐसे ही मानते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन 2 में आपको इक्वेशन 1 को पुट कर लेना है।
तो y की जगह पे क्या रखेंगे हम 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्या होगा, इस अगर ये एरो आप नहीं देते हो एग्जामिनेशन में तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेंगे। तो प्लीज मैथ्स में आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, यहाँ पे 2x हो जाएगा इक्वल टू 26, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 13 आ गया तो अदर नंबर क्या होंगे, अदर नंबर यहाँ पे कुछ आप इस तरीका से लिख सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। आप इस तरीका से लिखते हो। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 13। 13 इंटू क्या होता है 13 इंटू 3 39 होता है। तो समझ आ गया, दोनों नंबर हमें फाइंड करने बोला था, तो एक नंबर हमारा 13 आ गया एंड दूसरा नंबर हमारा 39 आ गया। ठीक है, एंड लास्ट में आपको एग्जामिनेशन में क्या कर देना है, इस तरीका से लिखना है सॉल्व्ड। क्लियर है दोस्तों? सो आई होप फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 3 का सेकंड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो वीवीआई। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया अलग अलग सेट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी है, बट बच्चे पता नहीं क्यों इसमें फंस जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के कारण। सिंपल सी लॉजिक है, समझ लो दोस्तों। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये छोटा सा लॉजिक है, अगर ये समझ आ गया तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड, जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उसका जो लार्जर वाला एंगल होगा, जो बड़े वाले एंगल होंगे वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से। कितना डिग्री से 18 डिग्री से वो एक्सीड कर रहा है। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखना कैसे वो देखो, पहले तो आपको सोल्यूशन लिख देना है। अब दो एंगल्स, तो दोनों एंगल्स हम अलग अलग नामकरण करेंगे, एक को x मानेंगे एक को y मान लेते हैं। ठीक है, लेट द एंगल ऑफ, जो आपके लार्जर एंगल है दोस्तों उसको हम x मान लेते हैं एंड जो स्मॉलर उसको हम y मान लेते हैं। सो लेट द एंगल ऑफ लार्जर बी x डिग्री एंड स्मॉलर को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, स्मॉलर बी y डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है। ठीक है, बड़े वालों को x मान लिया, छोटे वालों को y मान लिया। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एग्जामिनेशन में आपको वो चीज को भी लिखना होता है, भले ही आपको पता है बट वो चीज को आपको लिखना होगा। तो वो चीज को हम पहले नीचे लिखेंगे। सो क्या हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर है, अब दोनों का हम पहले सम लिख लेंगे, क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, लार्जर जो है वो एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री स्मॉलर से। कहने का मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 18 डिग्री, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे 18 डिग्री दे रखा है। सिंपल इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कौन से मेथड से इसको सॉल्व करके आपको बताऊं, आपको दोनों मेथड आते होंगे, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। तो यहाँ पे आसान क्या लग रहा है, अगर जो आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो आपको जो मन करता है आप उस मेथड सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में हाईलाइट कर देता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो आप उस मेथड सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप उस मेथड से सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो दोस्तों हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो हम उसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट
इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। समझ तो आ रहा है दोस्तों कि इक्वेशन 2 में हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज x को हमने एक साइड कर लिया, x का वैल्यू और हम इसमें पुट करेंगे तो वहां से y का वैल्यू निकल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हम वही करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, विच इज रॉन्ग, मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था एंड 3 को इस तरीका से लिखना चाहिए था। एग्जामिनेशन में प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस वाई एक और आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2y को उधर भेज देंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल्स टू 2y। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 180 में से 18 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 162 आ गया। 162 डिग्री इक्वल्स टू 2y। इसको अरेंज कर लेंगे। 2y इक्वल्स टू 162 डिग्री, y इक्वल्स टू क्या होगा, 162 डिग्री अपॉन 2 से इसको कैंसिल करेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y बराबर आपका 81 डिग्री आ गया। ठीक है, और x का हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, वहां पे जगह नहीं है। ठीक है, प्लीज आप नीचे करना, इस साइड मत कर देना, जगह नहीं है इसलिए आप मैं कर रही हूँ। क्लियर है? तो y इक्वल्स टू 81 डिग्री दे रखा है दोस्तों। तो इक्वेशन थर्ड पे आप ध्यान दो, तो यहाँ पे x को हमने साइड कर लिया था ऑलरेडी, और 180 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 3। क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y का वैल्यू हमारा क्या आया है, 81 डिग्री आया है। सब्ट्रैक्ट कर, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 माइनस 81, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 गया दोस्तों 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9, 99 डिग्री x का वैल्यू होगा। सो आई होप दोस्तों ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजिली लाइन बाय लाइन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही यहाँ पे 3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा एज इट इज हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन में, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए, स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट बाकी जो हमने क्वेश्चन किए वो थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ गया 2 मार्क्स में तो आप रेडी रहो इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट खरीदता है। कितना बैट खरीदता है, 7 बैट खरीदता है। ठीक है, और क्या खरीदता है, 6 बॉल्स होगा, यहाँ बैट नहीं होगा, 6 बॉल्स होगा। ठीक है, बैट लिख दिए, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 में। ठीक है, बाद में वो क्या करती है, वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है इतना रुपीज में। तो आपको हर एक बॉल और हर एक बैट का आपको कॉस्ट बताना है कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं है दोस्तों, एज इट इज हम लिख देंगे। दोनों का सम 3800, दोनों का सम 1750, फिर हम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बॉल को एक्स मान लेते हैं, बैट को वाई मान लेते हैं, फिर हम उसको ऐड करके वहां पे वैल्यू निकाल लेंगे। सो एक कॉस्ट ऑफ बैट के कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल के कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, एक को एक्स मान लिए, एक को वाई मान लिए। अब दोनों का क्या है, सम 3800 दे रखा है। तो कोच ने पहले 7 क्या खरीदा, बैट खरीदा, 7 बैट प्लस 6 क्या खरीदे, बॉल, 6 बॉल, दोनों का प्राइस कितना हुआ 3800। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, 3 बैट प्लस 5 बॉल मिला के आपका कॉस्ट पड़ा 1750, जिसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है और यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के नेक्स्ट लाइन जो आपका आता है वहां से आपको इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना।
अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से, जो मेथड आपको इजी लगे। मुझे तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इजी लगते हैं और बहुत सारे बच्चों को भी लगते होंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लोगे, तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30y हो जाएगा, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30y हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 35, 30y इक्वल्स टू 3800 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 8 इंटू 5 क्या होगा 40, 2 0 लगा दो, 40, 4 बचा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 क्या होगा 19, 19,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y इक्वल्स टू, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 लिख देंगे, 6 5 जा क्या होगा 30 होगा, 3 बचेगा, 6 इंटू 7 क्या होगा 42 होगा, 42 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, 4 बचेगा, 6 इंटू 1 6 होगा, 6 और 4 क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10500। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा y कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, 17x इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 0 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 17x इक्वल्स टू 8500 आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8500 अपॉन 17, 17 कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो वहां से x का वैल्यू यहाँ पे 500 आ गया। तो x का वैल्यू 500 आ गया, तो उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे वहां से आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो उसको हम इक्वेशन कौन सा इजी है, इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है 3x, 3 इंटू 500 प्लस y इक्वल्स टू 1700, यही है 1750 है, 100 नहीं है, 1750 है। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 5y होगा, 3 इंटू 5 क्या होगा 1500 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 1750 माइनस 1500, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, सिंपल कोई हेजिटेशन नहीं, डायरेक्टली ऐसे माइनस करेंगे। ठीक है, 10 0, 10 में से 5 किया 5, 7 में से 5 किया 2, कैंसिल कितना आएगा 250 आएगा। 5y इक्वल्स टू, वहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा 250 अपॉन 5, यहाँ से y का वैल्यू आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद आपको x एंड y का वैल्यू आ गया, मतलब x क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ बॉल है 500 आ गया, एंड बॉल का कॉस्ट हमारे यहाँ पे 50 रुपीज आएगा। उसके बाद भी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होता है, लास्ट में आपको क्या लिखना है इस तरीका से, हेंस द कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ y इज 50। तो इस तरीके से आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट वाले लाइन। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था तो थोड़ा सा देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट प्लीज थोड़ा समझो दोस्तों। बट इस तरीके से आपको लिखना, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई यहाँ पे मेहनत नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे बोला 7 और 6 वैसे हमने ऐड करके लिख दिया, 3 और 5 ऐड करके लिख दिया। अब तो ये हमारे हाथ के क्या बोलते हैं, अब तो ये हमारे हाथ में आ गया ना। जब आप इतना कर लेते हो और कोई बच्चा अगर फाइनल आंसर तक भी सही नहीं पहुंचता है ना, कोई ऐसा बच्चा है जो कैलकुलेट करने में मिस्टेक करता है, तो उसको इतने में से भी 80 मार्क्स देगी। इतना आपने जो सही लिखा है आपको इतने यहाँ पे उसको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। मतलब आप इतना भी लिख दे रहे हो तो आपको वहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो एक एक स्टेप आपके मैथ्स एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगता है लिखने में, इरेज करने में, समझाने में। इतनी मेहनत दोस्तों मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज आप एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज, a fraction become 9/11
इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले इतना समझते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है। कब बनता है? जब उसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आप 2 को क्या करते हो? ऐड करते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। सेम वही चीज है, अगर आप 3 को ऐड करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो आपका फ्रैक्शन जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जो भी चीज हमें फाइंड करना होता है उसे हम एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमरेटर है, एक यहाँ पे डिनोमिनेटर है। एक्स को एक्स, एक को वाई मान लेंगे और क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में ही सही, बट ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग स्टेट्स में। देखो तीन सेट्स में आप क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो अलग अलग सेट्स की मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रही हूँ। कौन सा सेट आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला आपको नहीं पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग सेट्स में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान सुनना और बहुत ईजी है, एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जो आपको फाइंड करना उसको आप एक्स और वाई मान लो। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, सो लेट द फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन को हम क्या मान लेंगे? फ्रैक्शन तो आपका ऐसे होता है ना, तो हम फ्रैक्शन को मैंने ये मान लिया। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको जाना है ये लिख के, एंड देन क्या करना है, 2 आपको ऐड कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम 2 को ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड कर देंगे। तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। क्या मैंने कुछ अलग लिखा? बिल्कुल नहीं, जो क्वेश्चन बोला वही हमने लिखा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 ऐड हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 3 को ऐड कर देते हैं। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5/6। 5/6 लिख देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या कुछ रखा है दोस्तों इसमें क्वेश्चन में? अब तो ये आपका हाथ में आ गया ना कि अगर आप एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर पा रहे हो तो सही है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको इतने भी मार्क्स मिलेंगे, बट सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 1 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 हो जाएगा। लिख देते हैं। 9 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9y + 2, 9 2 18 हो जाएगा। एक साइड अरेंज कर लेंगे। 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, -4 बचेगा, बिकॉज 22 आपका राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो ये -4 बचेगा। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इक्वल टू में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y को, 5y, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 15, 6x - 5y इक्वल्स टू 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, बिकॉज 18 जो है वो आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है, तो उसका माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए -3 होगा। इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो आप सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करना चाहते हो या फिर इलिमिनेशन से, जैसा आपका मन करता है। इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको सिखला देते हैं। हमने पीछे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे, एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और आप समझ लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निकल के एक्स का वैल्यू 11x = -4 + 9y। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 + 9y अपॉन 11। ये आपका यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। पुट x = -4 + 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 4। 6 × -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर लेना है, ठीक है। 6 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 -24, 6 × 9 54y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। यहाँ पे 11 को एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, -24 + 54y
54y माइनस 11 इंटू 5 क्या होगा 55y इक्वल्स टू -3। 55 में से 54 को माइनस करेंगे सिर्फ y आएगा, -24 माइनस y, क्योंकि 55 आपका प्लस माइनस वाला साइन इसलिए माइनस साइन आएगा, इक्वल्स टू ये जो 11 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो -33 आ जाएगा। सो -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 माइनस 24 करोगे तो क्या आएगा -9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका 9 आ गया। क्या आ गया y इक्वल्स टू 9 आ गया। तो अब हम x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये जो 9 है इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सो पुट y इक्वल्स टू 9 इन, उसको हमने इक्वेशन 3 माना था, x का वैल्यू क्या आया था हमारा -4 प्लस 9 इंटू वाई, वाई की जगह पे 9 रखेंगे अपॉन 11 है, ठीक है, 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है, अपॉन 11 4 को माइनस कर देंगे 81 से तो क्या आएगा 77 अपॉन 11 आएगा। तो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से 7 टाइम्स, तो y का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। सो आपका फ्रैक्शन क्या है x y y, सो हमारा फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में लिख दे, जगह नीचे नहीं बच रहा है, लिख देते यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है। द फ्रैक्शन इज क्या है x बाई वाई इक्वल्स टू x हमारा क्या आया 7 आया, y क्या आया 9 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आपका जवाब होना चाहिए नहीं दीदी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, हम आसानी से एग्जामिनेशन में बना लेंगे, जो हमें प्रॉब्लम हुई थोड़ा बहुत इक्वेशन में हो सकता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, आई होप अच्छे से समझ आ गया हो, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक लाइक प्लीज, एक लाइक। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना ये अभी आपका एनसीईआरटी का ही है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख लो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो ये एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, और इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने PYQ प्रैक्टिस किया, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किए तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा एज वाला। तो मैं चाहती हूँ छोटा सा क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो जाए और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। अब सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे और पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है, तो 5 साल बाद जो जैकोब का एज है वो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा अपने सन से, ठीक है। 5 year ago जैकोब एज वॉज 7 times that of his son, 5 साल पहले जैकोब का एज क्या था 7 टाइम्स था उसके सन का। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक के एज को x मान लेंगे एंड अनदर को y मान लेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है क्वेश्चन को पढ़ के प्लीज अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। पहले तो हम दोनों को एज को x और y मान लेंगे। सो लेट द प्रेजेंटेज, किसका प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज ऑफ जैकोब क्या मान लेते हैं bx एंड हिज सन को हम क्या मान लेते हैं by। तो क्या बोल रहा है 5 साल बाद जैकोब का एज क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा उसके सन से, ठीक है। तो 5 साल बाद कहने का मतलब कि ऐड करना है आपको, एक्स एंड वाई में आपको क्या करना है ऐड कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, 5 साल बोलेगा सिंपली आप ऐसे करो x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, दोनों साइड +5 कर दिए। आप क्वेश्चन में बोल रहा है जैकोब का जो एज है वो 3 गुना है उसके सन का, सन क्या है ये, तो यहाँ पे 3 टाइम्स लगा दो, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर माइनस में हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 साल पहले माइनस कर देंगे, पहले का मतलब हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस ही करेंगे ना, दोनों में माइनस करेंगे, जैकोब में भी और उसके सन में भी, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है जैकोब का जो एज है वो कितना है 7 टाइम है सन का, ये रहा हमारा जैकोब, वो क्या है 7 टाइम है अपने सन का, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस
35। इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू, ये 5 जो है उधर जाएगा तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो माइनस 30 आ जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 7 में से 3 जाएगा तो 4y, और 30 में से 10 जाएगा तो 20 आएगा। यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20। y का वैल्यू 5 आ गया, मतलब कि उसका सन का एज आ गया 5। अब x निकालना है, जैकोब का आपको एज निकालना है, तो आप इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है, तो x माइनस 3y दिया हुआ है, 3 इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू में 10 दिया हुआ है, x माइनस 15 इक्वल्स टू 10, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 15। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से x का वैल्यू आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको कि जो जैकोब है उसका एज 25 होगा, उसके सन का एज यहाँ पे 5 होगा, जो आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना, मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी, यहाँ पे 25 एंड हिज सन विल बी, हिज सन बी 5। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगी, बता दूंगी कि क्या कैसे कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि समझ आ गया होगा। इरेज करते हैं इसको। 5 साल बाद बोला ऐड कर दिए, 5 साल पहले बोला सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 गुना बोला 7 टाइम्स कर दिए, 3 गुना बोला 3 टाइम्स कर दिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन वीवीआई है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, वीवीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब नंबर क्या बनेगा, एक यूनिट डिजिट एक 10 डिजिट है, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा, क्या हो जाएगा, 10 प्लेस पे क्या है, y है, 10y, यूनिट प्लेस पे आपका x है, ये हमारा नंबर बन गया। अब क्या करेंगे हम, रिवर्स करके हमें नंबर बोला है ना, तो हम उसको रिवर्स वाला नंबर को भी हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नंबर को हम n मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n आफ्टर, हमें क्वेश्चन में रिवर्स करने बोल रहा है, इसलिए हम नंबर को पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, यही चीज लिख देना, द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है, यही चीज आपको उतार देना, ऑर्डर ऑफ डिजिट। क्या हो जाएगा, जब हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 10 तो रहेगा, तो x की जगह पे y आ जाएगा, क्योंकि हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया है, और y की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है, x की जगह y, y की जगह पे x। क्लियर है। तो रिवर्स करने के बाद हमारा डिजिट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हमारा रियल नंबर ये था, रिवर्स करने के बाद प्लेसेस को ये आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का क्या है, सम क्या दे रखा है, 9। दोनों डिजिट को सम कर देंगे, एक डिजिट x है एक डिजिट y है, दोनों का सम दे रखा है 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। कहने का मतलब है ये जो नंबर है इसका 9 टाइम क्या होगा, डबल होगा, जो रिवर्स करके आया उसका। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 10y प्लस x, क्या बोला है, 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है वो क्या होगा, इज मतलब इक्वल, क्या है, ट्वाइस, डबल, किसका डबल, नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग, नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग, तो ऑर्डर क्या आया है, डबल 10x प्लस y। क्लियर है। तो जो हमने अभी बोला वही मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
नहीं आया तो प्लीज एक बार आप भी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, ये चीज समझ आएगा। और ये बीवी आई है इसलिए आपको ये समझना ही होगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब क्या दोस्तों, अब क्या कुछ क्वेश्चन में रह गया है? तो आप कहोगे नहीं दीदी आप क्वेश्चन में क्या है, एक्स और वाई का हमें वैल्यू फाइंड करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, अब वही करना है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, 9 इंटू 10 क्या होगा, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 2 इंटू 20x प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 90y और 2y क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 88y इक्वल्स टू 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 11x। ये आ गया आपका। यहाँ से इक्वेशन क्या क्रिएट हो रहा है दोस्तों, 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, एक आपका इक्वेशन ये आ गया। तो इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे 11 कैंसिल होता दिख रहा है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये 11x माइनस में हमें दिख रहा है। जब ऐड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करेंगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 11 से, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11x प्लस क्या हो जाएगा, 11 से y को मल्टीप्लाई करोगे 11y इक्वल्स टू 9 इंटू 11 99। और इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका 88y माइनस 11x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर दिए दोनों को तो क्या आएगा 88 प्लस 11 क्या आएगा 99, y इक्वल्स टू 99। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सा इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 छोटा है तो इसमें हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना भी चाहिए, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या 1 क्या है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो आपको नंबर फाइंड करने बोला है, सो नंबर विल बी, नंबर क्या है 10y प्लस 11x, 10y प्लस x। यहाँ पे 10y क्या हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू 1 प्लस x क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा नंबर 18। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप लिख देना हेंस द नंबर इज दिस, हेंस यहाँ पे छोड़ के आप लिख देना हेंस द नंबर इज दिस, ठीक है। और 18 लिख के और नीचे में सॉल्व लिख देना, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी समझा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ जाना, और ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। आपको दो ऐसे डिजिट लेना, 2 डिजिट का आपको सम दे रखा है 9, तो 2 डिजिट, एक डिजिट को हमने x माना, एक डिजिट को y माना, दोनों का सम किया 9 आया। दूसरा बोला 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। तो पहले हमने नंबर लिया, देन उसको हमने रिवर्स किया, एंड उसके बाद क्या किया 9 टाइम्स बोला है नंबर का, डबल इसका रिवर्सिंग ऑर्डर का, लिख के सॉल्व कर लिए, आंसर एक्स एंड वाई का निकाल लिए। एक्स एंड वाई का वैल्यू हमने नंबर में पुट किया एंड वहां से नंबर क्या आया 18 आया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं सारे क्वेश्चन में बोलती हूँ वैसा कि इसमें भी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट में, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, आज का वीडियो बनाने में और मेहनत लग रही है बिकॉज थोड़ा कुछ भी, बस प्लीज एक लाइक कर देना। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन लिखा गया। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज मीना went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of rupees 50 and 100 she received? तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले। ये क्वेश्चन को देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है मीना जो है वो बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए, तो उसका जो कैशियर को वो क्या बोलती है कि आप मुझे 50 का एंड 100 रुपीज का नोट्स ही दीजिए, ठीक है, ओनली। तो मीना को टोटल 25 नोट्स दिए जाते हैं, 100 का और 50 का। तो आपको बताना है कि उनमें से 50 के और 100 के कितने नोट्स होंगे, ठीक है। शी रिसीव 50 और 100 के कितने नोट्स उसने रिसीव किया मीना ने। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जैसे से बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 50 के नोट को हम x मान लेते हैं, 100 के नोट्स को y मान लेते हैं। नंबर ऑफ 100
रुपीज नोट दी वाई। ठीक है, 50 को हमने एक्स मान लिया एंड 100 रुपीज नोट को हमने वाई मान लिया। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल उसको कितने नोट्स मिले दोस्तों, टोटल उसको 25 नोट्स मिले, मतलब कि टोटल 50 का और 100 का मिला के उसको टोटल 25 नोट्स मिले। इतना समझ में आ गया? टोटल उसको 25 नोट्स मिले थे। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा 25। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल उसने 2000 रुपए क्या किया, विड्रॉ किया, बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 50 का और 100 का उसने टोटल 2000 निकाला है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ सॉल्व करके दोस्तों आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेना है, और जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही आपका 50 रुपीज का नोट एंड 100 रुपीज का नोट होगा। क्लियर है? तो दोस्तों हम शुरू से ही वीडियोस में एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं, और अब तक उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ये एक आपके लिए छोटा सा वर्क है, ठीक है, कि एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको निकालना है एंड आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका आंसर है। प्लीज सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बता देना। जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को प्लीज आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता देना। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करना, उससे पता चलेगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया, आपको पहले ही क्वेश्चन समझ में आए, कुछ नहीं तो कम से कम आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने तो आता है। इतना क्लियर हो जाओगे। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कमेंट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक एज वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। कैसा क्वेश्चन करवाएंगे, एज वाला। एज वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो एज वाले क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना कि उसमें क्या बोल रहा है। चलो तो पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन इज 5 ईयर एगो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था एज वाला, बिल्कुल उसी तरीका से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एज वाला क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। प्लीज आप इसको सॉल्व करना सीख जाओ। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। नूरी क्या है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, सोनू की 3 गुना है। 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किसका, सोनू का। तो आपको एज बताना है नूरी और सोनू का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को प्रेजेंट एज को एक्स एंड वाई मान लेते हैं। वही लिखेंगे, क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड सोनू भी। यहां तक क्लियर है? आप क्या बोला है, 5 साल पहले। पहले का मैंने ऑलरेडी बताया वीडियो में, बिल्कुल सही। जब पहले लिखा हुआ होता है तो माइनस कर दे, हमें पीछे जाना है ना, पीछे आने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना साल पीछे जाना है, 5 माइनस, यहाँ वाई लिखना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू का। नूरी हमारा एक्स है, वो क्या है, थ्राइस है सोनू का। फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन, 10 साल बाद की बात है, दोनों में 10 साल जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी जो है वो डबल हो जाएगी किसकी, सोनू की। क्या कर देंगे, डबल। ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल आएगा। जी हाँ दीदी, निकाल लेंगे, बहुत आसान है, वेरी गुड। आपको आना भी चाहिए। यहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा नूरी और सोनू का एज क्या है। निकाल के दिखा दे, दिखा देते हैं। क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5। क्या आएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, -10। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है आपका, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2i प्लस 20। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2i इक्वल्स टू 10। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और ये आपका 4 इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से x कैंसिल दिख रहा है, x कैंसिल होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 में से 4 को, जो भी आपको करना है। ठीक है, 3 माइनस 4 आप कर दो। 3 क्या है, x माइनस 2i इक्वल्स टू 10। 4 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या होगा, y 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये क्या है, 10 और 10 20, y इक्वल्स टू 20 आ गया। y कौन है, y सोनू है, सोनू का एज यहाँ पे 20 आ गया। अब नूरी का एज चाहिए, नूरी का एज चाहिए तो हम इक्वेशन 4
3 में, इक्वेशन 3 में हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 3, पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y, 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 कितना होगा 40 इक्वल्स टू 10, तो x का एज क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 क्या हो जाएगा 50, तो x का एज क्या आ गया 50 आ गया, y का एज 20 आ गया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से, प्लीज एग्जामिनेशन में लिख देना ऐसे करके। सो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, नूरी क्या है आपकी एक्स है, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, सोनू कहाँ गया 20 ईयर्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान था जी दीदी, बिल्कुल आसान था, तो बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फंसते कहाँ पे हो आप, मैं बताती हूँ। ये 2 लाइन में आप फंसते हो, जो मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है। पीछे आना है, माइनस करेंगे दोनों साइड, आगे जाना है, लेटर आफ्टर प्लस करना है दोनों साइड, डबल बोला ट्रिपल बोला वो कर देना है, सिंपल है। इतना अगर आप समझ जाते हो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे एंड समझेंगे क्या कह रहा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी बताया था ना, उसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। अगर प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी बहुत समझ होगी, तो आप ये क्वेश्चन 1 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप देख लेना, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 का आपको वैल्यू कंपेयर करना है, ठीक है। वैल्यू को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको बताना है कि जो लाइंस होंगे, जो इस इक्वेशन के लाइंस होंगे, वो लाइंस आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। इन 3 कंडीशन में से जो आपके लाइंस हैं वो क्या होगा, आपको इसके बेसिस पे इसको कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर करने बोला है तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1/b2 c1/c2 को लिख लेंगे एंड देन कंपेयर करके देख लेंगे क्या होता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। सो इसको हम a1/a2 इसको हम इस तरीके से पहले लिख लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे a1 के वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 के वैल्यू अब 5 हो जाएगा, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, c1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इसी को हम इस तरीके से लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -10। वैल्यू हमने लिख लिया, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6, c1/c2 क्या हो जाएगा 8/9 -8/9, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर नॉट इक्वल है, इसका कहने का मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स में से क्या होगा, आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपके लाइंस है वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे एट अ पॉइंट पे। क्या होंगे, जो आपके लाइंस होंगे इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे एंड वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। यही चीज को आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखना है आप देखो यहाँ पे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन है। द लाइंस क्या हो रहे हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर ये एमसीक्यू में पूछता है तो इतना नहीं करना दोस्तों, डायरेक्टली अपने कॉपी में इतना लिखना एंड कंपेयर करके आप बता देना कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। बट द कंडीशन इज कि आपको स्टार्टिंग वाला जो कंडीशन मैंने बताया वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद है
तो फिर ये 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का। ध्यान से समझना, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा। अगर ग्राफ में से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप रेडी रहो सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छे समझते समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. आपको गार्डन का डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ आपको फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर आपका गार्डन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसका पेरीमीटर आपको 36 मीटर दे रखा है एंड आपको लेंथ एंड ब्रेथ का हिंट दे रखा है। लेंथ एंड ब्रेथ का हिंट क्या है? जो उसका लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, ठीक है। विड्थ से उसका 4 ज्यादा है। तो एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपको एज इट इज नीचे लिख देना है क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझते हुए। अब कैसे लिखना है वो देखो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विड्थ को x मान लेते हैं, लेंथ को यहाँ पे y मान लेते हैं, ठीक है। लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन का विड्थ को हम लोगों ने क्या माना? x एंड लेंथ ऑफ गार्डन क्या होगा? y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो लेंथ है आपका वो 4 ज्यादा विड्थ से। लेंथ आपका y है, वो क्या है? x से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, x प्लस 4, ठीक है। इसको आप 4 प्लस x भी लिख सकते हो, ठीक है, कि 4 ज्यादा है x से। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस x, y इक्वल्स टू दिस। एंड यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ दिया हुआ है 36, तो हाफ दिया हुआ है तो डबल करेंगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 36, यही होगा ना, बिकॉज ये हाफ दिया हुआ है। पेरीमीटर आप रेक्टेंगुलर गार्डन का पूरा करें, पूरा के लिए आपको डबल करना होगा। 2 इंटू 36, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और ये आपका पेरीमीटर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। लेंथ और ब्रेथ कितना है? लेंथ आपका y है और ब्रेथ आपका x है, क्या हो जाएगा? 36। यहाँ पे y प्लस एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 36। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो चाहे तो फ्रेंड्स आप इसको इक्वेशन में करके एक्स एंड वाई का वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसा कि हमने सारे क्वेश्चन में किया, ठीक है। या फिर आप इसको एक ग्राफ की तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे अभी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें आप एक्स एंड वाई का वैल्यू आराम से निकाल पा रहे हो। आई होप कि अब तक आपको वो क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को ग्राफ के तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो दोस्तों। बहुत ही मैंने इजी क्वेश्चन चूज किया ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो आप ग्राफ कैसे बनता है एक बार देख लो, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स एंड वाई का वैल्यूज चाहिए, तो हम एक्स एंड वाई का वैल्यूज निकाल लेते हैं इस तरीके से बॉक्स बना के। एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बना के समझा देना आपको। फिर हम इसमें चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? x और y का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36। एंड y इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 36 आ जाता है, सही है। तो 2 इक्वेशन हमारा बन के रेडी है। अब ग्राफ बनाते हैं, बहुत इजी ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हम 4 से अगर शुरू करते हैं तो 36 आराम से आ जाएगा। 4 से अगर हम शुरू करेंगे 4 का टेबल में तो 4 के डिस्टेंस में लेते जाना, ठीक है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमने लिख दिया। यहाँ पे वाई आप लिख देना, यहाँ पे आप एक्स लिख देना, ठीक है, नीचे में लिख देना। सो इस तरीके से कुछ आप ग्राफ बनाओगे। अब क्या करना है, सीधा पॉइंट मिला देना। इस ग्राफ को हम देखते हैं तो यहाँ पे x 0 है तो y 4 है, y 4 ले लिए, ठीक है। ब्लैक पेन से कर देते हैं, y 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x आपका y 0 है तो x आपका -4 है, x आपका -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, x आपका 0 है तो y आपका 36 है, y एंड 36 हमारा यहाँ आ गया। एंड y 0 है तो x आपका 36 आ गया, ठीक है।
इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 लाइन बन के आ गई, एक ये एंड ये, दोनों को आपको मिला देना है। तो इसको जब हम मिलाएंगे दोस्तों तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड पे मैंने बताया है। देखो आपका जो पॉइंट है, जो एग्जैक्ट आंसर है एनसीईआरटी में, वो आपका 16 पे यहाँ पे कट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 20 पे जाएगा, तो आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे 16,20 आएगा। बट यहाँ पे मेरा ग्राफ प्रॉपर नहीं बना है, दैट्स वाई यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेरा 20 पे कट हो रहा है, 24 पे कट हो रहा है। बट जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, जो कि बहुत ही बेसिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना है दोस्तों, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कितने पॉइंट पे, एट पॉइंट 16,20। तो ये जो 16 है ये क्या है, 16 क्या है आपका, 16 जो है वो आपके विद है गार्डन का, एंड 20 जो है वो आपका लेंथ है गार्डन का। तो यहाँ पे लिख देंगे विद क्या आया 16 एंड लेंथ क्या आया 20। कैसे हम जाने कि विद 16 होगा, लेंथ भी तो 16 मान सकते हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया था कि जो आपका लेंथ है वो विद से 4 ज्यादा है। विद 16 है, इसमें आप 4 ऐड करोगे तो 20 आएगा, मतलब कि लेंथ आपका 20 एंड विद आपका 16 है। लॉजिक समझ आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन ही पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। शायद दोस्तों मुझे समझाने में इसको टाइम लगा होगा, बिल्कुल समझाने में टाइम लगा होगा, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाओगे ना 2 मिनट में, 2 मिनट से 1 मिनट आपका ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2 मिनट में शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ग्राफ भी बहुत इजी बनने वाला है। और इसके अलावा अगर कोई आपको भारी पॉइंट्स मिलते हैं तो आई होप कि आप ग्राफ में उसको कैसे प्लेस करना आप समझ गए होंगे। 1 से 2 बार प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज सीबीएसई कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन एंड होता है, ठीक है। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी का, एवरी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ग्राफ वगैरह सब कुछ मैंने, टोटल पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। अब आपको एग्जामिनेशन में डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले तो आप सॉल्व करने वाले हो। इतना अपने आप पे तो भरोसा आपको होना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और अभी तक तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। सो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा है तो ज्यादा से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत 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 मजेदार होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।